नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मानस सर कंप्यूटर क्लासेस में। आज हम एक्सेल की तीसरी क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम समझेंगे एक्सेल के अंदर यूज होने वाले इम्पॉर्टेंट फॉर्मेटिंग टूल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले एक्सेल को स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने सेल, रो, कॉलम ये सब देख लिए थे और सेल के अंदर कैसे डेटा इंटर करना है ये भी देख लिए थे। अब इस वीडियो में हम सीखेंगे सबसे पहले फॉर्मेटिंग के कुछ ऑप्शंस। उससे पहले हम कुछ डेटा टाइप कर ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखे नेम। अब यहाँ पे कुछ लोगों के नेम हम लिख देते हैं, जैसे मोहन। इंटर करेंगे, नेक्स्ट लाइन में आएंगे सोहन। अब यहाँ पे हमने कुछ नेम लिख दिए हैं। अब यहाँ पे होम टैब में सेकेंड ग्रुप है फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप में पहला ऑप्शन है फॉन्ट। अब जैसे ये जो नेम लिखा है इसका फॉन्ट चेंज करना हो तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन में स्वर्ण में हमने पढ़ा है पहले से ही। इस तरीके से फॉन्ट हम चेंज कर सकते हैं, कोई फॉन्ट अप्लाई कर सकते हैं इसमें। सेकेंड है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज से हम फॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हैं, देख रहे हो चेंजेस आ रहा है। नेक्स्ट है ग्रो फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट या इंक्रीज फॉन्ट साइज, यहाँ से भी साइज इंक्रीज होगा। तो ये केवल उसी सेल का साइज इंक्रीज या डिक्रीज होगा इन सब ऑप्शन से जो सेल एक्टिव रहेगा या जितने सेल सेलेक्ट रहेंगे। जैसे इस टाइम हमने 4 सेल को सिलेक्ट कर लिया है, चारों सेल में अप्लाई कर रहे हैं इंक्रीज फॉन्ट साइज। तो चारों सेल का साइज नहीं, सेल के अंदर जो डेटा लिखा गया है उसका साइज इंक्रीज हो रहा है। फिर आता है नेक्स्ट है बोल्ड। कंट्रोल बी इसका शॉर्टकट है। जैसे बोल्ड बटन पे क्लिक करेंगे जितने भी टेक्स्ट सेलेक्ट थे वो सारे बोल्ड हो गए। इटैलिक से क्या होगा, थोड़ा सा टिल्ड यानी तिरछा होगा। अंडरलाइन, जो भी टेक्स्ट लिखे हैं उसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगा। अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन भी है इसी में, डबल अंडरलाइन भी लगा सकते हैं यहाँ से। फिर उसके बाद देखते हैं बॉर्डर। अब देखो यहाँ पे जो ये सेल्स दिख रहे हैं सभी सेलों के बीच में या लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में ध्यान से देखो, ये जो लाइंस दिख रहे हैं इस लाइन को बोलेंगे ग्रिड लाइन। अगर हम डेटा को प्रिंट करेंगे तो ये लाइंस प्रिंट में नहीं आता है। जैसे हम प्रिंट प्रीव्यू करके दिखा रहे हैं। प्रिंट प्रीव्यू कैसे चेक करेंगे, फाइल ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ प्रिंट ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू दिख जाएगा। अब यहाँ पे देखो कोई भी बॉर्डर दिख रहा है या लाइंस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब वापस बैक आते हैं। अब यहाँ पे लगाएंगे बॉर्डर। तो बॉर्डर कैसे लगाएंगे, सबसे पहले उन सभी सेलों को सेलेक्ट करेंगे जिसमें बॉर्डर अप्लाई करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे बॉर्डर पे, बॉटम बॉर्डर, टॉप, लेफ्ट, राइट, जिस साइड में बॉर्डर लगाना है लगा सकते हैं। हम क्या करते हैं, ऑल बॉर्डर पे क्लिक करते हैं। ऑल बॉर्डर क्या होगा, सभी सेलों में बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। अब इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं और देखते हैं बॉर्डर आएगा कि नहीं। ये देखो, तो कुछ समझ में आया। अगर डेटा में बॉर्डर दिखाना है या प्रिंट में बॉर्डर चाहिए तो बॉर्डर लगाना पड़ेगा। अगर बॉर्डर नहीं लगाओगे तो बॉर्डर नहीं आएगा, क्योंकि ये जो लाइंस दिख रहे हैं इस लाइन को बोलते हैं ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन प्रिंट में शो नहीं होता है। अब देखते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है, एक्सेल में कई तरह के डेटा टाइप होते हैं, जैसे टेक्स्ट, नंबर, डेट, टाइम, करेंसी, परसेंटेज। अब यहाँ पे ये सब जो दिख रहा है ये सब क्या है, डेटा टाइप, एक फॉर्मेट है। अब जैसे किसी भी सेल में हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे लिखते हैं हेलो, लिख दिए, तो ये हमारा किस टाइप का डेटा है, टेक्स्ट टाइप का। अगर यहीं पे कोई नंबर लिख दे, किसी और सेल में कोई नंबर लिखते हैं तो ये हमारा एक्सेल जो है ऑटोमेटिकली समझ जाता है टेक्स्ट है या नंबर। और जैसे कोई डेट लिखेंगे तो उसको भी ये समझ जाएगा कि ये हमारा एक डेट है, यानी डेट फॉर्मेट में चेंज कर देगा। अब ध्यान से देखो, जैसे कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट अलाइन लेफ्ट होता है, और नंबर लिखते हैं तो अलाइन इसका राइट होता है, और कोई डेट लिखते हैं या टाइम लिखते हैं उसका भी अलाइनमेंट राइट होता है। अगर अलाइनमेंट राइट नहीं हुआ तो इसका मतलब हमारे फॉर्मेटिंग में दिक्कत है, यानी सही तरीके से डेट या टाइम नहीं लिखे हैं। तो समझ में आया होगा, जब आप किसी भी सेल में कुछ टाइप करते हैं तो एक्सेल उस डेटा को पहचान लेता है। जैसे अगर हेलो लिखेंगे तो वो
टेक्स्ट माना जाएगा। जैसे यहाँ पे हेलो लिखे हैं, ये टेक्स्ट है। अगर नंबर्स लिखें यानी जैसे 100 लिख दिए, 100 लिखेंगे तो यह नंबर कहलाएगा। अगर डेट लिखेंगे तो यह डेट कहलाएगा। पता कैसे करेंगे? जैसे डेट को सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ नंबर फॉर्मेट में यहाँ पे दिख रहा है डेट आ गया है। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो जर्नल आया है, और यहाँ पे भी जर्नल में नंबर टेक्स्ट दोनों आ जाते हैं। बस पता कैसे चलेगा हमको? एक तो देख कर पता कर सकते हैं ये नंबर है, नहीं तो अलाइनमेंट के जरिए। डिफॉल्ट अलाइन नंबर का राइट होता है और टेक्स्ट का लेफ्ट होता है। किसी और सेल में करके दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम कोई टेक्स्ट लिख दिए और इंटर किए तो इसका बाय डिफॉल्ट अलाइन लेफ्ट है। अगर यहीं पे कोई नंबर लिख दिया और इंटर कर दिए, इसका अलाइनमेंट राइट हो गया। तो ये हमारा टेक्स्ट अलाइनमेंट। अब देखते हैं अलाइनमेंट क्या होता है। तो अलाइनमेंट से पहले ये समझ लेते हैं या ये जान लेते हैं किसी भी रो या कॉलम का हाइट विड्थ कैसे चेंज किया जाता है। जैसे यहाँ पे हम ऐसा कोई डेटा लिखते हैं जिसका विड्थ ज़्यादा हो, लेंथ ज़्यादा हो। जैसे हम लिखते हैं स्टूडेंट डेटा। अब देखो, जैसे यहाँ स्टूडेंट डेटा लिखकर इंटर किए तो ये जो डेटा का TA जो है इस सेल के बाहर चला गया है। अब इस सेल के बाहर नहीं है लेकिन बाहर दिख रहा है। हम चाह रहे हैं ये इसी सेल के अंदर दिखे, तो क्या करेंगे? ये जो सेल है यानी ये जो कॉलम है B कॉलम, इसका विड्थ बढ़ाना पड़ेगा। तो विड्थ बढ़ेगा कैसे? ये जो V कॉलम है, कॉलम हेडिंग पे जाएंगे। कॉलम हेडिंग पे राइट साइड में जो बॉर्डर दिख रहा है यानी दो कॉलम के बीच का जो लाइन है, यहाँ पे माउस पॉइंटर ले जाएंगे, इसका आइकन चेंज हो जाएगा पॉइंटर का। जैसे ही आइकन चेंज होगा वैसे ही क्लिक करना है और ड्रैग करना है राइट की ओर। इस तरीके से हम सेल का विड्थ बढ़ा सकते हैं। और एक तरीका है, जैसे यहाँ विड्थ कम है तो हम क्या करेंगे? इस बॉर्डर पे आएंगे और करेंगे डबल क्लिक, यानी कॉलम हेडिंग का जो बॉर्डर है, जो लाइन है, वहाँ पे आना है और डबल क्लिक करेंगे। तो डबल क्लिक से क्या होता है? कॉलम का जो विड्थ होता है ऑटो फिट हो जाता है। ऑटो फिट का मतलब उस सेल के अंदर या उस कॉलम के अंदर जितना डेटा लिखा गया है या डेटा का जितना लेंथ है उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली विड्थ सेट कर देगा। सेम इसी जैसा रो का हाइट भी चेंज होता है। जैसे ये मोहन लिखा हुआ है, इस रो का हाइट बढ़ाना है तो ये जो रो हेडिंग है यहाँ पे आएंगे और इसके नीचे जो लाइन है यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करेंगे नीचे की ओर। तो ये जो मोहन का सेल है इसका हाइट बढ़ गया। और एक चीज़ याद रखना है, इसमें किसी एक सेल का हाइट नहीं बढ़ सकता, पूरे रो का हाइट बढ़ता है या पूरे कॉलम का विड्थ बढ़ता है। अब सोचो केवल इस वाले सेल का हाइट बढ़ा दे और इसका सेल वही रहे, इसका हाइट सेम रहे जितना पहले था, तो ऐसा नहीं होगा। जब भी हाइट बढ़ाएंगे पूरे रो का बढ़ेगा और विड्थ बढ़ाएंगे तो पूरे कॉलम का बढ़ेगा, जिस भी कॉलम का बढ़ाएंगे। तो ये समझ में आया होगा। अब जैसे बोल दिया जाए हमको BCD तीनों कॉलम का विड्थ सेम चाहिए लेकिन छोटा चाहिए, तो क्या करेंगे? एक साथ तीनों का विड्थ कम करना है। तो तीनों कॉलम को एक साथ सेलेक्ट कर लिए। कैसे सेलेक्ट करना है? कॉलम हेडिंग पे क्लिक करना है और ड्रैग करना है। तो 3 कॉलम सेलेक्ट किए। अब किसी भी एक कॉलम का विड्थ सेट करेंगे। जैसे D कॉलम का विड्थ हम सेट करते हैं जितना चाहिए उतना। सेट करने के बाद जैसे ही माउस पॉइंटर छोड़ेंगे, जितने कॉलम सेलेक्ट किए थे सारे कॉलम का विड्थ उतना ही हो गया। सेम इसी जैसा रो में भी कर सकते हैं। बढ़ाना है तो बढ़ा भी सकते हैं। अब आते हैं अलाइनमेंट में। रो का हाइट और कॉलम का विड्थ चेंज करना देख लिए। अब अलाइनमेंट ग्रुप में आते हैं। यहाँ पे जो अलाइनमेंट है इसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला अलाइनमेंट है टॉप अलाइन। टॉप अलाइन में क्या होगा? अब जैसे इसी सेल को लेते हैं, यहाँ पे लिखा है हेलो, अभी क्या है? बॉटम में लेफ्ट में है। जैसे ही टॉप करते हैं ये टॉप में पहुँच गया। और यहाँ से मिडिल अलाइन, मिडिल करेंगे तो बीच में आ गया, और बॉटम करेंगे तो बॉटम में आ गया। ये तो हो गया टॉप मिडिल बॉटम। अब नीचे जो अलाइनमेंट है ये लेफ्ट राइट सेंटर का है। जैसे अभी बाय डिफॉल्ट लेफ्ट है, सेंटर करते हैं तो ये सेंटर में आ गया, और राइट करेंगे तो राइट में पहुंच गया। अब जैसे हम बिल्कुल मिडिल और सेंटर में चाह रहे हैं तो क्या करेंगे? यहाँ से सेंटर करेंगे और यहाँ से मिडिल कर दिए तो ये मिडिल एंड सेंटर में आ गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं ओरिएंटेशन, यानी जैसे मान लो यहाँ पे मोहन लिखा है, इस मोहन का हाइट विड्थ बढ़ा देते हैं। ओरिएंटेशन चेंज करना है तो क्या करेंगे? इस सेल को एक्टिव करेंगे, यानी इस सेल पे ऐसे क्लिक करेंगे, ओरिएंटेशन पे जाएंगे। यहाँ पे कई टाइप के ओरिएंटेशन दिए गए हैं। पहला है एंगल एंटी क्लॉकवाइज, इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। दिख रहा है? एंगल क्लॉकवाइज करेंगे तो इस तरीके से दिखेगा।
वर्टिकल टेक्स्ट कुछ ऐसा दिखेगा, हाइट और बढ़ाना पड़ेगा वर्टिकल टेक्स्ट में, तभी सारे टेक्स्ट दिखेंगे। रोटेट टेक्स्ट अप, यानी बॉटम से अप की ओर रोटेट हुआ है। रोटेट टेक्स्ट डाउन, टॉप से बॉटम। और नेक्स्ट है फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। यहाँ पे जाएंगे, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा अलाइनमेंट का, और यहाँ से मैनुअली जितने डिग्री का रोटेशन चाहिए उतना हम कर सकते हैं। जैसे इसका ओरिएंटेशन हम चाह रहे हैं 45 डिग्री हो, ओके कर दिए, 45 डिग्री पे हो गया। तो ये ओरिएंटेशन समझ में आया होगा। हटाना है तो वापस से जो भी ओरिएंटेशन अप्लाई है उसी पे जाके वापस से क्लिक करेंगे तो वो डिसेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन और है इंडेंट का, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। ये क्या होता है, MS वर्ड में सीखे होंगे आप लोग। इंडेंट क्या होता है, इंडेंट लेफ्ट साइड में कुछ व्हाइट स्पेस ऐड कर देता है। जैसे इस सेल को एक्टिव किए हैं और यहाँ से कर दिया इंक्रीज इंडेंट, ये दिख रहा है। जो भी वर्ड लिखे थे वो राइट की ओर मूव हो गया और लेफ्ट में कुछ व्हाइट स्पेस ऐड हो गया है। ये जो व्हाइट स्पेस है इसमें कोई टेक्स्ट नहीं लिखा जा सकता। अब इस सेल में कोई भी डेटा अगर लिखेंगे तो जितना इंडेंट इंक्रीज किए तो उतना स्पेस छूटा रहेगा। तो यही होता है इंक्रीज इंडेंट। ये जो व्हाइट स्पेस इंक्रीज किया है इसी को डिक्रीज करने के लिए ये है डिक्रीज इंडेंट। तो इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट समझ में आया होगा। एक चीज याद रखना है, ये अलाइनमेंट अलग चीज है और इंक्रीज डिक्रीज अलग चीज है, दोनों सेम नहीं है। अगर सेंटर से कोई डेटा लिखना है तो सेंटर अलाइनमेंट का यूज करना, ये नहीं कि लेफ्ट अलाइन है और यहाँ से इंक्रीज इंडेंट करके ऐसे सेंटर में लाओ, तो ये गलत तरीका है। तो ऐसे नहीं करना है। जब भी सेंटर अलाइन में लिखना हो टेक्स्ट तो यहाँ से अलाइन सेंटर करो, मिडिल में करना हो तो यहाँ से मिडिल करो। अब देखते हैं रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का यूज क्या है। अब जैसे किसी सेल का हम विड्थ कम करते हैं, अब जैसे इस सेल में हम कोई डेटा लिखते हैं, अब जैसे यहाँ पे लिखे हैं फॉर्मेटिंग टूल बार और इंटर किए, तो यहाँ पे कुछ डेटा कॉलम के बाहर चला गया है, दिख रहा है। तो यहाँ पे इसके पहले क्या बताए थे, कॉलम का विड्थ बढ़ा दें ताकि इस कॉलम में दिखने लगे। लेकिन इस बार हम चाह रहे हैं कॉलम का विड्थ इतना ही रहे लेकिन ये पूरा डेटा इसी सेल के अंदर दिखे। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम रैप टेक्स्ट का यूज करेंगे। रैप टेक्स्ट करता क्या है, जो सेल के बाहर टेक्स्ट गए हैं उसी को नेक्स्ट लाइन में भेज देता है और इसी सेल के अंदर रखता है। यानी सेल का हाइट बढ़ाएगा और बाकी जो टेक्स्ट हाइड हुए हैं या सेल के बाहर जा रहा है वो नेक्स्ट लाइन में भेज देगा। ध्यान से देखना, अभी सेल को एक्टिव किए हैं और यहाँ से रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन है रैप टेक्स्ट का। जैसे ही रैप टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं वैसे ही जो नेक्स्ट वर्ड था जो अगले सेल की ओर जा रहा था वो नेक्स्ट लाइन में आ गया उसी सेल में। तो ये हमारा रैप टेक्स्ट। और एक चीज याद रखना, जितने भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहे हैं, जिस सेल में अप्लाई कर रहे हैं केवल उसी सेल में अप्लाई होगा और किसी सेल में नहीं। अब जैसे रैप टेक्स्ट इस सेल में अप्लाई किए हैं तो केवल इसी में अप्लाई रहेगा यहाँ पे, और कोई भी वर्ड कितना भी बड़ा लिखेंगे वो नेक्स्ट लाइन में ही आएगा, सेल के बाहर नहीं जाएगा। लेकिन किसी दूसरे सेल में डेटा लिखेंगे वो बाहर चला जाएगा, क्योंकि इस सेल में रैप टेक्स्ट ऑन नहीं है। रैप टेक्स्ट ऑन करेंगे तो इसमें भी वैसे ही हो गया। तो ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं मर्ज एंड सेंटर, ये ऑप्शन। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला है मर्ज एंड सेंटर, ये क्या करता है। अब जैसे कोई डेटा बना रहे हैं, वहाँ पे हम चाह रहे हैं एक हेडिंग लिखना। जैसे यहाँ पे डेटा बना दिए हैं, अब हम चाह रहे हैं ये तीनों सेल मर्ज हो जाए, मर्ज होके एक सेल बन जाए। अभी ये कितने सेल हैं, 1 2 3, तीनों सेल को सेलेक्ट करेंगे क्लिक एंड ड्रैग करके और मर्ज एंड सेंटर पर कर देंगे क्लिक। ये तीनों सेल मर्ज होके एक सेल बन गया है। अब इसके अंदर जो भी डेटा लिखेंगे वो सेंटर अलाइन में रहेगा, क्योंकि ये कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया है, मर्ज एंड सेंटर। ये करेगा क्या, तीनों सेल को मर्ज किया और अलाइनमेंट कर दिया सेंटर। कहीं पे भी 3 सेल ही नहीं, 3 से अधिक भी या 3 से कम भी। जैसे इस बार कई सेल को सेलेक्ट किए और यहाँ से कर दिए मर्ज एंड सेंटर, तो सभी सेल को मर्ज किया और जो भी डेटा लिखेंगे उसका अलाइनमेंट सेंटर है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है मर्ज अक्रॉस, इसका यूज देखते हैं। अब जैसे बोल दिया जाए इस तरीके से मर्ज करना है, ये 3 रो मर्ज हो जाए, फिर ये 3 सेल मर्ज हो जाए,
फिर ये तीनों सेल मर्ज हो, फिर ये तीनों सेल मर्ज हो, यानी इस तरीके से मर्ज करना है, अलग अलग रो को मर्ज करना है। तो क्या करेंगे, अगर यही चीज़ हम कंट्रोल जेड करके अंडू करते हैं और दिखाते हैं, अगर यही चीज़ तीनों एक साथ सेलेक्ट करके ऐसे ही मर्ज कर दिए, मर्ज एंड सेंटर, तो ये क्या करेगा, सभी रो कॉलम के यानी जितने भी सेल सेलेक्ट किए सभी को एक में कन्वर्ट कर दिया। हमको ऐसा नहीं चाहिए। अब इसके पहले जैसे एक एक करके यानी इस तरीके से मर्ज, फिर इसको करना है मर्ज, फिर इस तरीके से मर्ज, सेम ऐसा आउटपुट चाहिए हमको। तो क्या करेंगे, अब ऐसे एक एक करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ये तो मान लो 3 रो था, ऐसे सैकड़ों रो अगर होगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब इसी के लिए बनाया गया है मर्ज अक्रॉस। कैसे करना है, जितने सेल को मर्ज अक्रॉस करना है उतना सेलेक्ट करेंगे और मर्ज एंड सेंटर पे यानी मर्ज ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से करेंगे मर्ज अक्रॉस। यहाँ पे ध्यान से देखना, ऑटोमेटिकली एक क्रॉस में यानी एक रो में जितने भी सेल सिलेक्ट थे वो सारे मर्ज हो गए, फिर नेक्स्ट रो में जितने सेल सिलेक्ट थे वो मर्ज हो गए, फिर नेक्स्ट रो में जितने सेल सिलेक्ट थे वो सारे मर्ज हो गए। ये यूज था मर्ज अक्रॉस का। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है मर्ज सेल। मर्ज सेल क्या करता है, मर्ज सेल नॉर्मली जैसे मर्ज एंड सेंटर जो करता था सेम वही ये भी करेगा, बस अंतर क्या है, ये मर्ज करने के बाद अलाइनमेंट लेफ्ट रखेगा, सेंटर नहीं। जैसे मर्ज सेल कर दिए, सभी सेल को मर्ज कर दिया, इसके अंदर कोई डेटा लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन में है, सेंटर अलाइन में नहीं है। यानी मर्ज एंड सेंटर और मर्ज सेल दोनों का काम सेम है, दोनों मर्ज ही कर रहा है, लेकिन अंतर क्या है, इसमें अलाइनमेंट सेंटर कर रहा था, इसमें अलाइनमेंट सेंटर नहीं कर रहा है। और लास्ट बटन है अनमर्ज। अनमर्ज क्या करेगा, जो मर्ज किए थे उसी को हटा देगा, वापस से अनमर्ज कर दिया। जैसे इस सेल को भी अनमर्ज करना है तो जहाँ से मर्ज अप्लाई किए थे वहीं से हटा सकते हैं। अब देखते हैं नंबर फॉर्मेटिंग। नंबर फॉर्मेटिंग का यूज होता है नंबर्स को करेंसी, परसेंटेज, डेसिमल, अकाउंटिंग, डेट टाइम, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, इन सब फॉर्मेट में दिखाने के लिए। जैसे अगर आप जैसे लिखना चाह रहे हैं 1000 रुपीस, यानी यहाँ पे जैसे कोई नंबर लिख दिए 1000 लिख दिए, हम चाह रहे हैं ये जो 1000 लिखा हुआ है इसके आगे रुपीस का सिंबल आ जाए, रुपीस का सिंबल आ जाए, तो क्या यूज करना पड़ेगा, करेंसी। हमको क्या यूज करना पड़ेगा, करेंसी। तो करेंसी कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे देखो नंबर ग्रुप दिख रहा है, होम टैब में नंबर ग्रुप, यहाँ पे आएंगे और यहाँ सेलेक्ट करेंगे करेंसी। जैसे ही करेंसी सेलेक्ट किए यहाँ पे रुपीस का सिंबल्स आ गया, यानी एक करेंसी फॉर्मेट में हो गया। ऐसे ही जैसे मान लो हम 0.5 लिखे हैं, इसको हम चाह रहे हैं परसेंटेज में आए, यानी ये 50% हो जाए, तो क्या करेंगे, यहाँ सेलेक्ट करेंगे परसेंटेज, या तो जर्नल को हटाएंगे और यहाँ से कर देंगे परसेंटेज, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये सब ऑप्शन है नंबर फॉर्मेट के। अब जैसे यहाँ पे 50.00, यहाँ पे 2 डेसिमल वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू अगर नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, यहाँ से डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे यहाँ से कर देंगे डिक्रीज, डिक्रीज हो गया। ये जो करेंसी है यानी जो नंबर फॉर्मेट में को चेंज करके करेंसी किया है, रुपीस का सिंबल्स लाए हैं, इसमें अगर इंक्रीज करना हो डेसिमल वैल्यू और, तो यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं और यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं। अब जैसे नॉर्मली हम नंबर कोई लिख दिए हैं, हम चाह रहे हैं ये जो नंबर्स हैं ये 1000 प्लेसेस पे कॉमा से सेपरेट हो जाएं, तो क्या करेंगे, यहाँ कॉमा पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से सेपरेट हो गया, यानी ये अकाउंटिंग में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे ध्यान देखना, अकाउंटिंग, तो समझ में आया होगा। ये जो फॉर्मेटिंग है ऐसे ही नंबर करेंगे तो नंबर में कन्वर्ट होगा, करेंसी करेंगे तो करेंसी, अकाउंटिंग करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब कोई डेट लिखते हैं, जैसे 12/2/2025, ये एक डेट लिख दिया। अभी डेट को सेलेक्ट किया, यहाँ पे डेट आ गया है। अब यहाँ से हम करते हैं शॉर्ट डेट, तो ऑलरेडी ये शॉर्ट डेट है, यहाँ से करते हैं लॉन्ग डेट। लॉन्ग डेट करने के बाद अब यहाँ पे ध्यान से देखो हैच करके आया है, इस हैच का मतलब है डेट का जो लेंथ है ज़्यादा हो गया है। अब क्या करना पड़ेगा, कॉलम का विड्थ बढ़ाना पड़ेगा, तभी डेट अच्छे से दिखेगा। ये हमारा लॉन्ग डेट का फॉर्मेट। तो
नंबर फॉर्मेटिंग समझ में आया होगा। ये तो बने बनाए फॉर्मेट थे। अब खुद से भी हम फॉर्मेट बना सकते हैं एक्सेल में। जैसे हम चाह रहे हैं कुछ इस तरीके से लिख कर आए RS 1000 इस तरीके से, यानी हम चाह रहे हैं 1000 के स्टार्टिंग में RS लिख कर आए। अगर हम कोई भी नंबर जैसे 1000 लिखे, RS खुद से लिख कर आ जाए। जैसे यहाँ पे करेंसी आ रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे नंबर फॉर्मेट ग्रुप में, यहाँ पे एक बटन मिलेगा नंबर फॉर्मेट, या तो शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ 1, कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करेंगे और नंबर टैब पे जाएंगे और यहाँ पे कस्टम करके ऑप्शन मिलेगा, कस्टम पे जाना है और यहाँ पे जो टाइप में जनरल लिखा है जनरल को हटाएंगे और यहाँ पे खुद से हम फॉर्मेट क्रिएट करेंगे। अब फॉर्मेट क्रिएट कैसे होगा खुद से, ये ध्यान से देखना। तो सबसे पहले लिखेंगे डबल कोट के अंदर RS, एक स्पेस लगाएंगे, डबल कोट को करेंगे क्लोज। यहाँ पे सैंपल दिखा रहा है। उसके बाद लगा देंगे हैच का मतलब होता है नंबर। जो भी हम नंबर लिखेंगे, वो नंबर आ जाएगा RS के बाद। तो इतना करने के बाद ओके बटन पे कर देंगे क्लिक। अब जैसे ही ओके बटन पे क्लिक किए तो यहाँ पे ध्यान से देखना 1000 में RS लिखकर आ गया। कोई भी नंबर लिखेंगे, 500 लिखे तो RS 500। तो इस तरीके से नंबर फॉर्मेटिंग के जरिए हम किसी भी सेल में कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। अब मान लो यहाँ पे एक नया टैब लिए, यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट लिखते हैं। अब मान लो यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट लिखा है और यहाँ पे क्वांटिटी लिखना है। तो क्वांटिटी नॉर्मली हम ऐसे लिखते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन हम चाह रहे हैं ये जो नंबर्स लिखे हैं यहाँ पे इस नंबर के आगे पीस लिख कर आए, PICE ऐसा कुछ लिख कर आए। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको करेंगे सेलेक्ट करने के बाद नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे, कस्टम पे जाएंगे और पीस क्या करना है, जो भी नंबर्स लिखे हैं उसके बाद में ऐड करना है। तो सबसे पहले लगाएंगे हैच, फिर डबल कोट के अंदर एक स्पेस लगा के पीस लिख देंगे और डबल कोट को क्लोज करेंगे और ओके कर देंगे। तो इस तरीके से आ गया, यानी कोई भी नंबर अब लिखेंगे तो उसके आगे पीस लग जाएगा। तो ये जो फॉर्मेटिंग अप्लाई किया है नंबर फॉर्मेट, ये केवल इसी 3 सेल में है। तो दोस्तों आज के क्लास में हमने समझाया एक्सेल के डेटा टाइप्स, टेक्स्ट अलाइनमेंट, नंबर फॉर्मेटिंग, रैप टेक्स्ट और मर्ज सेल। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगली क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।